हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज ऑनलाइन के सेगमेंट्स में मेरा टॉपिक प्रीपोजिशन पर है और आज हम लोग प्रीपोजिशन पर डिस्कस करेंगे। ऐसे तो क्लास में भी कई बार इस पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन रिवीजन क्लास के तौर पर जो ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही है, इसमें थोड़ी सी गाइडलाइन देना ज़रूरी है। इसलिए मैं इस पर अपने व्यूज़ को रख रहा हूँ। पहले तो जो हम लोगों ने गॉसिप किया था, डिस्कस किया था कि प्रीपोजिशन इम्पॉर्टेंस क्यों है, इसका यूसेस कहाँ कहाँ होता है या हेल्प कहाँ करता है। कहता है प्रीपोजिशन क्लोज टेस्ट में हमें हेल्प करता है। प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प करता है। फिल इन द ब्लैंक्स का जो कॉलम है, यह हमारे सिलेबस का एक पार्ट भी है और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपके इस तरीके का एक क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। इसके अलावा प्रीपोजिशंस फ्रेज में भी यूज होता है, यहाँ भी इसका इम्पॉर्टेंस है। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई फ्रेज को लें, जैसे एग्री विथ, एबाइड बाय, इन ल्यू ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फ्रेजेज हैं जहाँ पर कि आपको प्रीपोजिशंस देखने को मिलेगा। विदाउट प्रीपोजिशंस, ये बिना प्रीपोजिशंस के फ्रेज का बनना संभव नहीं। यहाँ पे ये जरूरी है प्रीपोजिशंस, इसलिए फ्रेज के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए कुछ कैंडिडेट्स जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो अहम हो ही जाता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनी हैं, जो लॉ के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी अब महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के साथ साथ अब डिफरेंट जुडिशल सर्विसेज और डिफरेंट इस तरीके के एग्जामिनेशन, लॉ से रिलेटेड एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे मैं एक आपको स्टेटमेंट दे दूं कि राधा शुड वेट डैश डैश हर इल हस्बैंड, हर इल हस्बैंड। राधा शुड वेट डैश हर इल हस्बैंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेट में प्रीपोजिशंस फॉर भी लगता है और वेट में प्रीपोजिशंस ऑन भी लगता है। हम लोग बचपन से सामान्य रूप से यही देखते आ रहे हैं कि वेट में फॉर का यूज कर देते, लेकिन सिचुएशंस के हिसाब से यह टर्न करता है या प्लेस किया जाता है। कभी वेट के साथ फॉर लगता और कभी वेट के साथ ऑन भी लगता। जैसे इस एग्जाम्पल्स में मैंने दिया कि वेट, पहले तो यह समझिए कि वेट फॉर क्या होता है और वेट ऑन क्या होता है। तो कहता है वेट फॉर होता है इंतजार करना, वेट फॉर होता है इंतजार करना
और वेट ऑन होता है उसको देख रेख करना, उसकी सहायता करना। अब आप ही यह सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या राधा शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड होगा या राधा शुड वेट ऑन हर हस्बैंड होगा। जाहिर सी बात है यहां पे ऑन का प्रयोग होगा क्योंकि यहां पे मदद की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है। जब हम इसके डिफिनिशनल क्लॉज में जाते हैं तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि प्रीपोजिशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर किया गया, दो पार्ट में लोग डिवाइड करके देखते हैं, प्री और पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का मीनिंग होता है स्थान, प्लेस। बहुत सारे लोग इसे इस तरीके से डेफिनेशन के रूप में देखते हैं कि जो वर्ड के पहले लगता हो वह प्रीपोजिशन है, लेकिन यह वर्ड के पहले हम क्यों कहते हैं? वर्ड के क्या यह वर्ड के बाद नहीं लगता? क्या वह वर्ड के बीच में नहीं लगता? जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेशन के तौर पे एक नई अरेंजमेंट हमारे सामने में आएगी, जिसमें हम देखेंगे कि फ्रेज नाउन और नाउन के बीच में एक रिलेशंस को डेवलप करता है। प्रीपोजिशंस नाउन और नाउन के बीच में एक रिलेशन को डेवलप करता है। प्रीपोजिशंस वर्ब और नाउन के बीच में एक रिलेशंस को डेवलप करता है। प्रीपोजिशंस एडजेक्टिव एंड नाउन के बीच में एक रिलेशन को डेवलप करता है। On the basis of that concept, we can say as a definitional clause that preposition is a word. Preposition is the word which is used to establish the relation between noun and noun, verb and noun, adjective and noun. As for examples, as for instances, you can take as noun for noun. When we say the book is on the table, the book is on the table. बुक क्या है और टेबल क्या है? दोनों नाउन। और ऑन क्या है? दोनों नाउन के बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है। इसी तरह से वर्ब के रिगार्डिंग आप एग्जांपल्स को देखेंगे तो एक एग्जांपल्स आएगा कि द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। कहता है कि प्ले और फील्ड, प्ले क्या है? तो एक वर्ब है और फील्ड नाउन के रूप में यूज होता है। उसके बीच हम नाउन का यूज करते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव एंड नाउन के बीच में एग्जांपल्स हम प्लेस करें। कहता है बी काइंड टू एनिमल, डोंट किल देम। ये काइंड क्या है? ये एडजेक्टिव। एनिमल क्या है? नाउन। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन को डेवलप करता है जो जिसे हम एक डिफिनिशनल क्लॉज में इसको हम शामिल करते हैं और कहते हैं
कि इट इज द वर्ड which is used to establish the relation between noun and noun, verb and noun and adjective and noun. Definitional clause के बाद प्रीपोजिशंस को आसानी से समझने के लिए इसे दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्रीपोजिशन कौन सा हो सकता है? तो इसके अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, 40-50 एग्जाम्पल्स हैं। उनमें से आप इंस्टांस के रूप में ले सकते हैं इन, एट, ऑफ, विथ, फ्रॉम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नाउन को आप फिक्स्ड नाउन भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस को आप फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी कह सकते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहने का मतलब है यहां पे वर्ड का प्रीपोजिशन पहले से प्रायरली फिक्स्ड होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें मनमानीपन नहीं कर सकते। एज फॉर इंस्टांस एग्री एक वर्ड जिसका तात्पर्य होता है सहमत होना। अब एग्री में हम प्रीपोजिशन जोड़ते हैं एग्री टू एंड एग्री विथ। जब प्रीपोजिशन या ऐड हो जाता है तो उसका मीनिंग बदल जाता। कहता है कि जब हम एग्री टू का प्रयोग करते तो सहमत होते हैं लेकिन वस्तु के संदर्भ में। एग्री विथ का प्रयोग करते तो यहां भी सहमत होते हैं लेकिन व्यक्ति के संदर्भ में। इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें आप एग्री फॉर, एग्री फ्रॉम, एग्री टू, एग्री ऑन, इस तरीके का आप मनमानापन नहीं कर सकते। यहां पहले से फिक्स्ड है, इसलिए इसको फिक्स्ड प्रोनाउन के रूप में इसको देखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें और देखिए कि डील, DEAL, डील कहता है कि जब डील के साथ इन का प्रयोग कर देते तो सामान्य रूप से इन का तात्पर्य में, अंदर, भीतर, इस तरीके का यूज हम लोग करते। और दूसरा जब डील के साथ विथ का प्रयोग कर देते तो अगर विथ को हम देखेंगे तो इसका तात्पर्य हम लोग के साथ लगाते हैं। लेकिन डील इन अगर करेंगे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना और डील विथ का प्रयोग होता है व्यवहार करना। यहां पे कंसंट्रेट करेंगे। तो जब आप बिजनेस के टर्म में आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे डील इन होगा। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई वार्तालाप कर रहा है तो यहां पर डील विथ का प्रयोग होगा। इसी तरीके से हम अलग अलग डिफरेंट प्रीपोजिशंस को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि पहला है ऑन, एबव एंड ओवर। पहले ऑन को हम लोग समझते हैं कि ऑन का प्रयोग कहां होता है। कहता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखा गया और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करता हो, जैसे यह एक वस्तु है और यह दूसरी वस्तु है, एक वस्तु के ऊपर यह दूसरी वस्तु रखा गया है और यह स्पर्श कर रहा है, वहां पे ऑन का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल को बुक स्पर्श कर रहा है, ऑन द टेबल। ऑन का प्रयोग हम दूसरे शब्दों में भी कर सकते। ऑन का प्रयोग हम डेट और डे के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, अगर हम कहते हैं ही विल कम एट मंडे, गलत होगा। ही विल कम इन मंडे, यह गलत होगा। इसको हम लोग सही रूप से
सही रूप में करने के लिए ऑन ही लगाएंगे, ऑन ही यूज करेंगे। दूसरा, एक रिलेशन मैं डेवलप करना चाहता हूँ, एक रिलेशन मैं आप लोगों से ऑन का और इन का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ टाइम के संदर्भ में, समय के संदर्भ में। ऑन टाइम और इन टाइम, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कैंडिडेट जो हैं वह कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ ऑन टाइम लगाएं और कहाँ पे हम इन टाइम का प्रयोग करें। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको प्लेस करता हूँ। कहता है कि अगर कोई ट्रेन 10 बजे खुलनी है, उसका समय सारणी 10 बजे है, और आप 10:30 पर पहुंचते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10:30 पर पहुंचते हैं। मिनिमम समय लिया है 30 सेकेंड, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो जब आप 30 सेकेंड 10:30 पर पहुंचेंगे तो वहां पर हम ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे। और जब आप पहले पहुंच जाएंगे, यानी 10 बजे के कुछ पहले पहुंच जाएंगे, कुछ सेकंड पहले पहुंच जाएंगे, तो वहां पर इन टाइम का प्रयोग करेंगे। तो इन टाइम आप समय के अंदर के संदर्भ में भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरी जो प्रीपोजिशंस है वह है अबव। अबव का यूज कहां करेंगे? कहता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है लेकिन वह टच नहीं करता, वह टच नहीं करता, वहां पे अबव का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बैठे हुए हैं और आपके ऊपर फैन चल रहे हैं, तो वहां पे आप अबव का प्रयोग करेंगे। द फैन इज अबव अस। यहां पे हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे या ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात कि अबव का प्रयोग नंबर्स के रूप में भी किया जाता है या क्वांटिटीज के रूप में भी, संख्या के रूप में भी किया जाता है। कहता है हिज इनकम इज अबव 10,000 पर मंथ। यहां पर अबव का ही यूज होगा, ओवर का यूज नहीं होगा। और ओवर के संदर्भ में, ओवर के प्रीपोजिशंस में हम कहते हैं कि जब कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु रखी गई है और दूसरे वस्तु से वह रखी गई वस्तु किसी दो तरफ से या चारों तरफ से वह घिरा हुआ हो, घिरा होना जरूरी है, तो वहां पे उसमें ओवर का प्रयोग करेंगे। आप देखते होंगे कि हम लोग यूज करते हैं ओवर ब्रिज, हम लोग यूज करते हैं ओवर फ्लाई। यह क्या है कि यह एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर को जोड़ता है और वह दो तरफ से वह घिरा हुआ रहता है। जब आप ब्रिज की बात करेंगे तो गंगा नदी पर ब्रिज है और वह ब्रिज एक छोर से दूसरी छोर को जोड़ता है, तो वह दो तरफ से घिरा हुआ, पिलर के द्वारा, वह पिलर अगर दोनों तरफ है तो वह माना जाएगा कि वह दो तरफ से घिरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम ओवर का यूज करेंगे। ओवर का यूज हम एज के संदर्भ में भी करेंगे। ओवर का यूज हम टेम्परेचर के संदर्भ में भी करते हैं। कहते हैं ही इज ओवर 35 ईयर्स। एज या एज के संदर्भ में ओवर का प्रयोग करेंगे। टेम्परेचर का कहते हैं द टेम्परेचर इज ओवर 45 डिग्री सेल्सियस। वहां पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। संपूर्णता के संदर्भ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे दो सेंटेंस हम दें कि प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ्स डैश टेबल
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ डैश द टेबल। और दूसरा सेंटेंस है प्लीज पुट द क्लॉथ डैश द टेबल। यहां पे स्प्रेड की बात जहां कर रहा है, संपूर्णता फैलाने की बात कर रहा है, वहां पे ओवर का प्रयोग होगा। और जहां पर टच की बात कर रही है, पुट की बात कर रही है, वहां पे हम ऑन का प्रयोग कर देंगे। यह कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, यह कॉन्सेप्ट का सवाल है। इसको रट्टा मार करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसको समझ करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे संदर्भ में और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिसका कि हम लोग यूज करते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस आप लोग को भी देख लेना है, जैसे अप का प्रयोग कहाँ होगा, डाउन का प्रयोग कहाँ होगा, ऑफ का प्रयोग कहाँ होगा, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा, सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, टू का प्रयोग कहाँ होगा। यह इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है और ये बार बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो इस तरीके का जो डिस्कशन है उसको आप पढ़ें और पढ़ने के साथ आत्मसात करें। अगर इस तरीके का आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आप उसको ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे, आप उसको इनगल्फ नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है इसको सतत अभ्यास करना। और इसी के साथ हम प्रीपोजिशन के इस क्लास को एंड कर रहे हैं।